वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है पावर एंड अथॉरिटी के बारे में। कभी कभार लोगों को जब आप बड़ा पैशनेटली किसी काम करते हुए की तरफ देखें तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो वाकई जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो उनका एक असर और रसूख दूसरों की जिंदगियों पे हो सकता है, वो चीज़ उनको इंस्पायर कर रही हो। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है तो वो इंसानियत की खिदमत करे, एक पॉलिटिशियन है तो वो लॉ मेकिंग करे, अवाम उन्नास के मसाइल को हल करे। लेकिन इन तमाम पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी के साथ जो अपने लिए पर्सनल असर और रसूख आता है वो आपकी साइकी के साथ, आपकी मेंटालिटी के साथ कैसे खेलता है, और ये हमेशा रिलेटिव होता है। आप एक स्कूल में देख लीजिए तो एक टीचर से ज्यादा एक प्रिंसिपल की अथॉरिटी होगी। एक अस्पताल में चले जाएं तो जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी ज्यादा अथॉरिटी होगी। एक घर के यूनिट को देखें तो वहां पे जो मेल फिगर्स होते हैं, जो ब्रेड अर्नर्स होते हैं, उनकी ज्यादा अथॉरिटी होगी। और कई लोग कहते हैं कि वाकई ये पावर का जो बैलेंस है ये बिगड़ता तब है जब नई जनरेशन बड़ी हो जाती है और वो जिम्मेदारियां खुद उठाने लगती है, तो वो अस्यूम करती है कि इन जिम्मेदारियों के साथ उनके पास अथॉरिटी भी आई है। मैनेजमेंट में हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी विदाउट अथॉरिटी तो ये बहुत ही ज्यादा एक लीथल उसके लिए बात हो जाएगी कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि काम आपने करना है, लेकिन उस काम को कराने के वसाइल, उसके लिए जो आपकी एक असर रसूख होना चाहिए वो आपके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, यही चीज इन्वर्टेड भी है। अगर आप एक शख्स को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे और उस पर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, उससे पूछा ना जाए कि वो जिम्मेदारियां कैसे पूरा कर रहा है या कर रही है, तो ये भी जिसके लिए कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े अहम हैं। आज के इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये कैसे हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी वर्क लाइफ में एंड इवन एट द हाईएस्ट ऑफ ऑफिसेज ये कैसे प्ले आउट करता है, आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, उफक मुजाहिद बलोच मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू उफक फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा जी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर की भी हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन शहजाद साहिबा। एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट है, वन ऑफ द फॉरमोस्ट ट्रेनर्स इन पाकिस्तान, जैन गुपलानी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं a journalist who works for national and international organizations, किरण भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका भी यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले अगर नौशीन साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, ये जो सेइंग है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये कितनी सही है और कितनी गलत है? ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है या ये रूल ऑफ थंब है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पर्सनैलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, राइट। आपको बहुत सी जगहों पर आपको ये महसूस होता है कि किसी एक इदारे का एक सरबराह है और उस इदारे के सरबराह की वही सारी मुराद हैं जो पिछले सरबराह की थी, मगर एक और सरबराह के आने के बाद आपको लगता है कि कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया उस इदारे का। ठीक है, हमारे यहाँ इंडो पाक में इदारा जो है वो तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है ही है, मगर शख्सियत की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये हमारा बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड कह लीजिए इसको, या हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कह लीजिए, ये इस इलाके का, इस खित्ते का ये एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको इदारे और उनके सरबराह नजर आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किसी इदारे का सीईओ बदल गया, उस इदारे की कारकर्दगी में कोई खास फर्क नहीं आएगा। पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, इस सारे खित्ते में, साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे कि जब इदारों के सरबराह बदलते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आता है। वो चेंज क्यों आता है? हम पर्सनैलिटी के साथ जो हमारी अपनी, जो प्राइवेट, हमारी जो अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका अक्स जरूर डालते हैं हम किसी भी इदारे पे। इन अदर वर्ड्स हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शख्सियत परस्ती भी है, जो शख्सियत परस्ती है जो हमने पावर के साथ मिला दी है। जी, उफक क्या कहेंगी कि पावर एंड अथॉरिटी, आप क्योंकि यू आर ऑल्सो लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस और आप जो अभी सारी हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसको भी आई एम श्योर के देख रही होगी, क्या वजह है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है वो उसके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है, लेकिन आज के जमाने में वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा और जिसका जो दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है, मीडिया पे आके बात कर रहा है, एक अजीब सी सिचुएशन है। तो ये हर कोई अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो पे। देखिए, एक बहुत मशहूर सेइंग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब बात जहाँ तक आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पावर का नाजायज़ इस्तेमाल जो हो जाता है, देखिए मेरा ये मानना है कि पावर आपको एक कंडीशनिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आए तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है। सही। अब अचानक आप किसी के हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो उस इंसान के साथ भी मेरे ख्याल से नाइंसाफी है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार ही नहीं होगा। फिर ये कि एक इंसान ने जब वो बचपन से ही या एक अपनी जवानी से ही एजुकेशनल सेटअप पे भी देखा जाए तो वो उसके लिए जब कंडीशन होता हुआ ही नहीं आता, और फिर जब हम पॉलिटिकल सेटअप में भी हम देखते हैं अपना, तो आपने जो जिक्र किया उसका पावर का, देखिए जो लीडर है या जो चेयरमैन है वो तो काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करके और काफ़ी मुश्किलात देख के वो चेयरमैन के लेवल पे आता है, लेकिन जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए वो एक कह लें कि मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो एक पार्टी हो जाती है एक तरह से कि सब कुछ उनके हाथ में पावर आ जाती है, ओवरनाइट वो कैबिनेट मिल जाती है उन्हें। तो खैर मैं पॉलिटिकल साइड पे ज़्यादा जाना नहीं चाह रही, बट इसको मैं रैप अप इसी तरह करूँगी इस बात को कि देखिए पावर आहिस्ता से स्टेप बाय स्टेप इंसान के साथ आए तो वही काफी है। अच्छा, इदारों में भी देखें ज़ैन, और ख़ास तौर पे अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं, अगर कोई अपनी पावर का अपने पास जो उसके पास सेट ऑफ स्किल्स मौजूद हैं, अथॉरिटी मौजूद है, उसका गलत इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी जाके वो चैलेंज कर लेता है, हो सकता है उसका तबादला हो ना हो। सो दैट काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो मेकिंग द सिस्टम रिडंडेंट। आप क्या समझते हो? बिल्कुल ऐसा ही, लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन अ चैलेंज सिंस डे वन इन दिस कंट्री, एंड आई गेस यही वजह होती है ना कि लोग एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट कर पूरी तरह बेंड करके उस पोजीशन पे आते हैं, और जब उस पोजीशन पे आते हैं तो वो जानते हैं कि उनसे पहले भी किसी लोगों को सजा नहीं हुई, अभी भी नहीं होने वाली और शायद आगे भी नहीं होगी, और वही जो सोच होती है ना कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं पनिश नहीं हो सकता, वो आपका दिमाग मजीद जो होता है वो उस पावर डायनामिक्स में या फिर उस पावर की ग्रीड में लेके चले जाते हैं कि यू नो व्हाट, मैं आई एम अनटच्ड या फिर मुझे कोई पनिश नहीं कर सकता। और यही होता है ना सीधा इस मुल्क में, अगर देखा जाए तो इस मुल्क में क्या पूरी साउथ ईस्ट एशिया में ही होता है कि वो लोग कभी सजा नहीं मिलती है, एंड ऑफ कोर्स फिर हर जो ऐसे इलाकों के लोग भी जो होते हैं जहां देखते हैं कि जी जो उस अच्छा होता है क्या है, इट वर्क्स लाइक अ विशियस सर्कल। अगर उस पावरफुल इंसान ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डैमेज किया है या फिर उनके साथ बदला लिया है, उस कम्युनिटी के बच्चे ये देख रहे होते हैं कि हमें भी उतना पावरफुल बनना है ताकि हम भी बदला ले सके। पूरा सोच ही बदल जाती है। जहां वो उस डिपार्टमेंट में आता है जिम्मेदारी करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, वो पूरी सोच ही बदल जाती है कि जी मुझे CSS करके उस डिपार्टमेंट में इसलिए आना है ताकि मैं आगे एक गलत काम कर सकूं। या अगर आपने पैसे देकर वो सीट ली है तो आप ऑलरेडी उस नशे में है कि भाई मुझे कुछ काम करने की क्या जरूरत है, मुझे बस मजीद पैसा कमाना है ताकि आगे भी काम आसानी से हो सके। तो क्या कहेंगी अगर मैं किरण आपकी तरफ ये लेके आऊं, जो ये बात की जा रही है कि भाई अपने असर रसूख का गलत इस्तेमाल करना, हमारे यहाँ कोई ऐसी एग्जाम्पल हमें नजर नहीं आती, बल्कि हम शायद अपने घरों में, अपने दिलों में, हमारी आम डिस्कोर्स में भी ऐसे शख्स को बुरा नहीं समझते और ना चैलेंज करते हैं। यानी अगर आप एक फ्लाइट पे जाने लगे हैं और आपको पता चला है कि जी एक VVIP की वजह से फ्लाइट को डिले किया जा रहा है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, आम आदमी को तो ये सहूलतें नहीं मिली हुई, लेकिन जब हम ये सुनते हैं तो हम पे क्या इम्पैक्ट होता है? अच्छा, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग। तो जो टीवी पे हम दिखाते हैं वो हमारे पास आ जाती है कि हम लोगों ने किस इंसान को, किस चीज को किस तरह से पोर्ट्रे करना है। तो ये जो अब्यूज ऑफ पावर है या पावर किसी एक बंदे के पास आ जाती है, ये सिस्टमैटिक है। हम लोग बचपन से देख रहे होते हैं कि एक इंसान जिसका बहुत ज्यादा हमारे घर में इन्फ्लुएंस है, वो फादर है या ब्रदर है, वहां पे हम लोगों को ये पता चलता है कि उनके पास ये अथॉरिटी है। इसी तरह जब हम लोग अपने प्रोफेशनल करियर में आते हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर है, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है ना अटेंशन या सारा कुछ उस इंसान की तरफ जो है वो चैनल हो जाता है। तो जब आप किसी भी इंसान को इंपॉर्टेंस या अटेंशन देना शुरू करेंगे तो वो वहां पे हम लोग देखते हैं कि उसके पास उसको ये एहसास होता है कि यार मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, तो ये सब लोग जो है वो मेरे अंडर मेरी बात सुनेंगे, मेरा काम करेंगे और मेरे काम को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया जाएगा।
तो ये मेरा ख्याल है बचपन से एक सिस्टमैटिकली, जैसे पहले भी आपके गेस्ट ने कहा कि हमारे इस कल्चर में रचा बसा हुआ है कि जिसके पास पावर है या जिसके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी है उसको हम फौरन जो है वो एक स्टेप ऊपर अपने से समझने लगते हैं, और हम समझते हैं कि शायद हमारी जो अकल है या हमारा जो सोचने की सलाहियत है वो उस इंसान से कम है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कई दफा ऐसा देखा गया है कि अगर एक ऑफिस एनवायरनमेंट है तो उसमें जो एक नए चेहरे आते हैं या नए इंडक्शन होती है किसी भी इंसान की या कुछ लोगों की, तो वो ज्यादा एक फ्रेश आइडियाज के साथ आते हैं, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आते हैं। तो जो थोड़े से सीनियर होते हैं ना वो वहां पे जिससे कहें कि अपनी पावर को समझते हैं कि यार ये मेरी पावर या मेरी कैपेसिटी चैलेंज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि नए आने वाले बच्चे ज्यादा जो है पावरफुल हैं, आइडियाज हैं, फ्रेश हैं। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा किरण के कई डायनामिक्स हैं। इसमें आपको एज फैक्टर भी नजर आएगा कि नया जो फ्रेश ब्लड है वो किस तरह आके चैलेंज करता है और क्या रेजिस्टेंस होती है सीनियर्स की। दूसरी तरफ अगर हम जेंडर्स को देखें तो वो भी आपको एक पुश बैक मिलता है, बिकॉज ट्रेडिशनली जितनी पावर और अथॉरिटी की पोजीशंस थी, आप चाहे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स की बात कर लें, पॉलिटिकल सेटअप्स की बात कर लें, उमूमी तौर पे वहां पे मर्द हजरात ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से वो कल्चर में और असर रसूख में क्या फर्क आता है? क्या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद का या अपने हस्बैंड की पोस्ट का हवाला देकर काम करवाना होता है? ये भी हमने आजकल काफी वायरल वीडियोस इस तरह की देखी है, लेकिन इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, वैसे तो पावर और कंट्रोल सबको, असर और रसूख सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर एक का तरीक़ेकार और हर एक का रिस्पॉन्स टू इट इज़ डिफरेंट। सम पीपल रियली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी उनका जैसे कहते हैं ना, द हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, तो वो उसके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि पावर मिसयूज़ हो रही है, तो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे जैन, उसके लिए एक जो लोअर लेवल है उसका एक तासुर ये होता है कि यार मैं जितना दबूंगा, यानी कोई ना कोई एक आवाज़, लोन रिबेलियस आवाज़ वहाँ पे ऐसी ज़रूर होती है जो कहती है आप जितना दबेंगे आपको और क्रश किया जाएगा, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बनती हैं, वायरल होती हैं, लोग बेनकाब करते हैं असर रसूख के गलत इस्तेमाल को। कैसे देखते हो इसको? ये कोई हल की तरफ लेके जाएगा हमें? आई गेस सही है ना, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं वो अगर जवाबदेही से भागते हैं या फिर उनको ये लगता है कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल रखते हैं, तो वहीं पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके उस गुमान को तोड़ देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यू ए मीडिया पर्सन, मीडिया हैज अ पावर, सिमिलरली सोशल मीडिया हैज अ पावर टू। बड़े बड़े ओहदेदारों को देखा है हमने जो हिल जाते हैं बुरी तरह, बिकॉज उनके गलत काम को सरेआम ला दिया जाता है। डेफिनेटली जहां पावर होगी वहां पावर को चैलेंज करने वाले लोग भी होंगे, ठीक है, बिकॉज पावर एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, और यही हम ऑफलाइन बात कर रहे थे ना, भी कम ही लोगों के पास है। हाँ, और है बहुत कम लोगों के पास, बिकॉज सबके पास अगर होगी तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, फिर वो पावर ना हो, फिर पावर नहीं हुई। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये तो होगा ही होगा हमेशा। ऑल्सो कोई भी इंसान हमेशा पावर पे रह नहीं सकता, ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है। सारे किंगडम्स घेरते हुए देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स घेरते हुए देखी है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स घेरते हुए देखे, बिकॉज कभी एब्सोल्यूट रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान एब्सोल्यूट नहीं है। और ये भी होता रहता है, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी एक मुल्क के दूसरा मुल्क के, एंड दैट्स हाउ इट ऑलवेज गोस। आई गेस यही होता है कि पावर भी शिफ्ट होती ही रहती है। अच्छा, ये जो असर रसूख है फिर, और जिसकी आपको आदत पड़ गई है, यानी आपके कलम के एक, आपकी कलम की एक इशारे पे, आपकी आंख के एक इशारे पे काम होते हो, तो नौशीन जी जब ये जाने लगता है और इसकी इतनी आपको आदत है इस लाइफस्टाइल की, तब क्या असर होता है किसी अंदाज में? यानी कोई रूलिंग सेलिब्रिटी है जो अपने जमाने का सुपरस्टार है, जब वो पावर जाने लगती है, जब वो मद्दाह गायब हो जाते हैं, जब वो लाइन लगा के प्रोड्यूसर्स नहीं होते लोग, तो फिर तकलीफ होती है? जी, बेइंतहा तकलीफ होती है। अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, राइट? साइकोलॉजिकली तो बहुत कुछ होता है, और फिजिकली अल्टीमेटली लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सदमा। बाज लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बाज लोग बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं। मगर यहाँ जो हम पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अगर मैं उसको देखूं कि अगर आप पावर या अथॉरिटी को जुल्म के साथ हम लोग रिलेट कर रहे थे कुछ कुछ, के पावर और अथॉरिटी अच्छी चीज है। जी, देखिए, पावर और अथॉरिटी में एक शख्स अगर है और अगर आप उसको पूरी पावर ऑफ अथॉरिटी और अथॉरिटी ना दें तो वो चीजों को सही कंट्रोल नहीं कर सकता। मसलन मैं आज आपके यहाँ पहुंच रही थी तो स्टूडियो से आने से पहले खूब
सड़क पे रश था, मगर एक इंसान जिसको कि आपने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनाई हुई थी, उसके हाथ की इतनी पावर और अथॉरिटी थी कि गाड़ियां रुक गई और सड़क ट्रैफिक पे रवा दवा हो गई। तो क्या वो पावर और अथॉरिटी तो अच्छी चीज थी, वो तो हमें चाहिए थी बैलेंस रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए। अगर उसी चीज को आप जुल्म के मतरादिफ लेते हैं कि पावर और अथॉरिटी, और साथ ही कहें कि ये जुल्म है, तो हमें हजरत अली करमल्ला वजह का जो है वो कॉल याद आना चाहिए कि मजलूम ही जालिम को जो है वो जालिम बनाता है। तो जो मजलूम है, यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए कि जो शख्स अपनी पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी को 2 मिनट के लिए नफ्सियाती नुक्ता नजर से पढ़ लें कि वो निहायत ही इनसिक्योर पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी सेल्फ स्टीम इतनी लो, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो शख्स अच्छे तरीके से पल बढ़ के बड़ा होता है और उसकी पर्सनैलिटी बचपन से अच्छी होती है, और उसको चाहे सिंगल मदर ने पाला हो, चाहे उसके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप बच्चे को फिर भी एक अच्छी साइकोलॉजिकल अच्छा बचपन दे सकते हैं, राइट। आपको खुद जितनी भी एडल्ट्स को प्रॉब्लम हो, आप बच्चे को अच्छा बचपन दे सकते हैं। और अगर वो उस तरीके से पला बड़ा है, अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स से पला बड़ा है, और उसकी सेल्फ स्टीम सही जगह है, ना इन्फ्लेटेड है ना बहुत लो है, तो वो अथॉरिटी आने के बाद भी वैसा ही रहेगा। अच्छा, अथॉरिटी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि देखना ये है कि अथॉरिटी आती किस चीज से, पैसे से या फिर शख्स सूरत से, कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं उससे आपको पावर मिल रही है। अरब ट्रेडिशन में अगर हम देखते हैं तो खानदान, कबीला बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। द फादर, द ऑनर यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द फादर। अगर हम बड़े सगीर में देखते हैं तो हमारा पैसे की तरफ, जात पात पे भी हमारा भी काफी बिलीफ है। और दूसरी एक बड़ी यूनिक चीज जो ऑफकोर्स हमारे माशरे में ज्यादा पाई जाती है, फैमिली वैल्यूज एंड पेट्रियार्कल वैल्यूज, जिसको लोग कहते हैं कि दोनों एक नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पेट्रियार्कल जो हमारा माइंडसेट है, उसमें हम एक जेंडर को, यानी खास तौर पर मर्दों को हमारे यहाँ ज्यादा असर रसूख, ज्यादा अथॉरिटी हासिल है। ये जिम्मेदारी के साथ भी आती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आम जो हमारा तरीकेकार है उसमें उनकी जिम्मेदारियों को और उनकी चीजों को चेक नहीं किया जाता है। दे जस्ट हैव अ लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट। उफक ऐसे इसको कैसे देखती हो, हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट? अगर मैं पॉलिटिक्स की भी बात करूं तो वहां पे खवातीन के पास उतना असर रसूख है अगर तुम मर्दों से कंपेयर करती हो तो? देखें सिद्रा, अफसोस के साथ देखें काफी, वैसे तो हमने तरक्की भी कर ली, खवातीन को हुकूक, इसी वजह से हम 3 खवातीन यहाँ पे बैठकर गुफ्तगू भी कर रही हैं, लेकिन काफी हद तक अभी भी काम होना बाकी है। वैसे तो बड़ी इज्जत दी जाती है हमारे माशरे में खवातीन को, चाहे पॉलिटिकल हो या मीडिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अंडरमाइन किया जाता है खवातीन को। मसलन अगर कोई रिजर्व सीट पे MNA MP आती हैं तो उनकी एबिलिटीज को ऐसे अंडरमाइन किया जाता है कि ये तो लड़के नहीं आई, ये कोटा में आई हैं तो अपनी काबिलियत तो है ना वहाँ। बिल्कुल। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी आपसे कि देखें, जो हम कहते हैं तो जब सिस्टम ही आपका पूरा क्रिपल्ड होता है ना, तब हम रेजिस्टेंस की तरफ या पावर की तरफ जाते हैं कि ठीक है, मुझे सही तरीके से या सही प्रोसेस से तो कुछ मिलना नहीं है, इसलिए मैं जो हूँ या तो किसी के साइन का मोहताज हूँगा या मैं खुद उस जगह पहुंच जाऊं कि मुझे किसी की जरूरत ही ना पड़े। उसको ट्विस्ट करना बड़ा आसान होता है। इसको मैं मजीद भी आई विल प्रोब इट अ लिटिल मोर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे असर रसूख का गलत इस्तेमाल? जी बिल्कुल, मसला ये चले, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लोगों के दिलों की बात थोड़ी सी निकल जाएगी। सेकेंडली मसला ये मिस यूज जो पावर होता है, मेन मसला उस टाइम खड़ा होता है जब 2 पावरफुल इंसान तीसरे को जो कर रहे होते हैं ना पावर का इस्तेमाल, वो जो बीच का मिडल मैन होता है वो जो पिसता है वो। और दूसरा सेकेंडली जो जैसे बात कर रहे थे मेहमान आपके कि घरों में जो होता है मिसयूज पावर करके मैं बड़ा हूँ, मेरा ये पावर है, भले अगर उसके नीचे वाले को वो अपने राइट पे भी है, लेकिन की वजह से वो अपने नीचे वाले को जो दबाना शुरू करते हैं ना, फिर उधर से आदमी थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो जाता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे रेस किया है जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी तक हम बात कर रहे थे जरा वाइडर कैनवस के बारे में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। फैमिली डायनामिक्स में पावर कैसे प्ले आउट करती है, उसमें मर्द, खवातीन और ये जो आपका बर्थ ऑर्डर है, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, असर रसूख की अलग अलग फॉर्म्स हमने माशरती लेवल पे बात कर ली, लेकिन जरा आ जाते हैं अपने घर के छोटे मोटे यूनिट की तरफ। इसमें जरा बात करें तो पहले जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था तो दादा दादी की सबसे ज्यादा अथॉरिटी थी। अब जबकि हम छोटे न्यूक्लियर सिस्टम्स में रहते हैं तो अब्बू या अम्मी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन फिर ये पावर शिफ्ट करती रहती है। कुछ इश्यूज के ऊपर हम देखते हैं कि घर की खवातीन का रोल ज्यादा होता है बनिस्बत के मर्दों के, लेकिन कहाँ ये पावर डायनामिक्स खराब होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जरा इस पे भी बात कर लेते हैं। नौशीन साहब, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि कभी कभार इंटाइटलमेंट भी होती है ना, मर्द है या घर का बड़ा है तो ये कर सकता है, चाहे वो भाइयों में बड़ा हो, बहनों में बड़ा हो। आपको लगता है कि अगर पेरेंट्स इस पावर को अनचेक रखते हैं तो पूरा घर का निजाम हिल जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने बात की है। पूरी दुनिया में जो पेरेंट्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, या अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, या अथॉरिटेरियन होते हैं, या डेमोक्रेटिक होते हैं, और या परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। जैसा कि इनके नाम से 2 वाले तो पाकिस्तान में नहीं होते। जी, परमिसिव पेरेंट्स का मतलब है कि हर चीज की इजाजत है। हाँ। आधी रात को घर आने कोई बात नहीं, सुबह घर आऊंगा कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, राइट। असल में वो पेरेंट्स जो खुद है ना, उनको उनकी अपनी ही पर्सनैलिटी अभी फॉर्म्ड नहीं होती, वो बहुत इमेच्योरिटी में उसको पा लेते हैं और वो जिंदगी आसान कर लेते हैं कि बच्चों की हर बात मान लो। हाईली परमिसिव पेरेंट्स, राइट। उनके बच्चे इंतहाई इनसिक्योर बड़े होते हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, और एंड में दे एंड अप बीइंग ईदर ड्रग एडिक्ट्स और दे जॉइन सम माफियाज और सम वेरी सिक्योर अजीबोगरीब अटैचमेंट्स, जो कि लड़कियां अपने से 30-40 साल बड़े बंदे से शादी कर रही हैं और वट एवर, बिकॉज दे नीडेड अ फादर फिगर और वट एवर, जो उनको घर में नहीं मिल सका। एक डेमोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं, वो बात बात में क्या करते हैं कि छोटी सी भी चीज होती है तो बच्चों को जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि ये मसला है, आप सब बताएं इसकी क्या हल है, ठीक है। और इवन छोटे बच्चों को भी उनकी अकल के मुताबिक मसला बताकर और वो पूछा जाता है उनसे। अच्छा, यहाँ हम ये देखते हैं, बाकी मैं जिक्र नहीं करती, बात बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पेरेंट्स के साथ एक डेमोक्रेटिक फजा यूनिट कायम होता है। देखिए, फैमिली हमारे पूरे मुल्क का एक यूनिट है। अगर हम 22 करोड़ अवाम है तो 22 करोड़ अवाम का एक यूनिट है फैमिली, माँ बाप बच्चे, दादा दादी भी बीच में शामिल हो सकते हैं। हमारे बात तवील हो जाएगी। आई मस्ट इंटरजेक्ट, एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम इम्तियाज कर रहा हूँ। पहले तो आपको जो टॉपिक था पावर का इस्तेमाल, जी, तो हर पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक अरसे से पावर का गलत इस्तेमाल करते आए हैं वो शायद भूल जाते हैं कि असल पावर और मेन स्विच ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। तो अपने मातहतों के साथ प्यार और शफकत से पावर का इस्तेमाल करें। और दूसरा, बच्चों के हवाले से बात होती है तो माँ बाप एक ही तरह के होते हैं मैम। अल्लाह पाक ने ऐसी मिट्टी ऐसे खमीर से बनाए कि माँ बाप में शफकत ही शफकत और प्यार ही प्यार है, चाहे बच्चा शरारती हो या ज़हीन हो। बस एक बार उंगली पे करते हैं वो कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नजर से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब कॉल करने के लिए। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब ये निगाहों की बात हो रही है, मुझे ये जरा बताएं कि आमतौर पे जैसे लोग कहते हैं कि खवातीन का सबसे बड़ा हथियार जो उनको असर रसूख देता है वो उनकी खूबसूरती है और उसके साथ साथ उनके आंसू है। क्या आपको लगता है कि खवातीन विक्टिम प्ले करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके एक अजीब और डिफरेंट किस्म की पावर एंड अथॉरिटी एग्जर्ट करती हैं? अच्छा सिद्रा, जब खवातीन की बात आती है ना, तो इसमें अगर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो घरेलू खवातीन हैं और जो प्रोफेशनल खवातीन हैं, उन दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। अगर वो घर में हम लोग देखें, अगर एक खातून जो है वो अथॉरिटी रखती हैं तो बाकी सारी सोसाइटी में जो उस घर का मर्द है ना, उसको बहुत अजीब नजर से देखा जाता है कि अच्छा यहाँ पे तो ये अपनी बीवी की बहुत सुनता है। और अगर हम लोग प्रोफेशनल जगह पे आ जाएं और अगर किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे खातून है तो हम लोग फौरन उनको जो है ना स्टिग्मेटाइज करेंगे कि अच्छा इन्होंने कोई शॉर्टकट मारा होगा, या ये इस काबिल नहीं होंगी कि इस पोजीशन पे आई हैं, या इन लोगों ने कोई असर सरूख इस्तेमाल किया होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खवातीन जो हम लोग अपनी फील्ड में भी देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म स्पेसिफिकली, अगर हम लोग बैंक्स में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में देखें तो वो बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। कई दफा हमारा इनकाउंटर ऐसी खवातीन से होता है जो कि मर्दों से भी ज्यादा परफॉर्म कर रही होती है लेकिन अंडर पेड होती हैं। तो जो असर रसूख है और पावर है, उसकी यूज और उसका जो इस्तेमाल है, या मैं
मैं कहूंगी कि उसको अब्यूज करना है, वो खवातीन तक इतना ज्यादा पहुंचते नहीं है कि वो उसको अब्यूज कर सकें। और आपने ये जो अनइक्वल पे की बात की वो बड़ी अहम है। इससे पहले हम जब इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से भी जोड़े थे, आई नो अगेन वी आर गेटिंग आउट ऑफ द फैमिली सर्कल, लेकिन 33% जब हम कहते हैं कि सीट्स खवातीन के लिए हैं, तो वही बात जैसे उफक ने कहा कि उनके मेरिट को और उनकी वहां पे जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसी को एक्सेप्ट कराने में मुश्किल होती है। आपने इक्वल पे का जिक्र किया कि अगर एक मर्द और औरत सिमिलर जॉब्स कर रहे हैं, एक ही तरह की पोजीशन पे हैं, तब भी देखा यह जाता है कि मर्दों को उसकी कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलती है। ज़हन क्या ये बदल रहा है? हाउ आर पीपल रियलाइजिंग कि भाई अगर असर और रसूख है, आपकी जो एक इमेज है उसको चैलेंज करके मे बी वी नीड मोर इक्विटेबल रूल्स? यस वी डू डेफिनेटली, क्योंकि होता वही है ना कि जब हम लोग काम करते हैं, चीजें करते हैं, बहुत एक पिक्चर वायरल हुई थी एक जमाने पे कि 3 डिफरेंट हाइट्स के लोग मौजूद हैं और तीनों जो हैं वो एक वॉल के अक्रॉस देखना चाह रहे हैं और तीनों को इक्वल साइज के स्टूल दे दिए गए, मगर हुआ ये कि जो सबसे छोटी हाइट का था उसको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। वहां पे आप फेयरनेस की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं या इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे खासतौर पर वही बात होती है कि पाकिस्तान अभी भी हम सब जानते हैं कि टॉप पोजीशंस पे औरतें बहुत कम है और वन ऑफ द रीजंस इसके कहीं ना कहीं पे जब वो अपने करियर के बहुत अच्छे स्टांस पे होती है, कोई ना कोई ऐसा बोर्ड होता है, कोई ना कोई ऐसे आदमियों के एक सर्कल होता है जो बोलता है नहीं बस अब इस औरत को आगे बढ़ने ना दिया जाए। फिर औरतों को ऑप्शन मिलता है बिजनेस वुमन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। वहां भी ये देखते हैं कि कोई भी मेजर इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे फिर इसी बात पे रोक दिया जाता है कि ये औरत साथ है, ये काम कर ही नहीं पाएगी। एंड अगेन से सारे पावर डायनामिक्स की बात है कि हम ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है, लेकिन फिर भी असर रसूख के साथ, पावर एंड अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अहम है। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ किरण मौजूद थी लाहौर से, इसके अलावा कराची स्टूडियोज में उफक, जैन गोपलानी एंड नौशीन शहजाद साहबा वह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इट इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू सॉर्ट ऑफ रिव्यू कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।